नेपाल की प्रशासनिक व्यवस्था का हम चर्चा कर रहे हैं। गत व्याख्यानों में भी प्रशासन की विशेषताओं का हमने उल्लेख किया है। आज इस भाग में नेपाल के महालेखा परीक्षक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि नेपाल के प्रशासन की एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करता है। नेपाल के संविधान के अधीन महालेखा परीक्षक का एक महत्वपूर्ण पद है। संघीय शासन प्रणाली की नींव कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होने का नियम है। इस नियंत्रण का सार विधानमंडल द्वारा वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली में है। व्यवस्थापिका अपने कार्यों का निर्वाह कुशलता से कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि व्यवस्थापिका को ऐसे अभिकरण से सहायता मिलती रहे जो कार्यपालिका के नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त हो, जो सरकार की वित्तीय प्रशासन संबंधी संपूर्ण गतिविधियों की समीक्षा करे और उस समीक्षा के परिणामों को व्यवस्थापिका के सम्मुख प्रस्तुत करे। नेपाल में प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए की जाती है। इस पद पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष और न्यूनतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित है। महालेखा परीक्षक की इसी पद पर पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है। इस पद के लिए स्नातक की उपाधि होना आवश्यक है। नेपाल सरकार के विशिष्ट वर्ग के अधिकारी के रूप में कम से कम 5 या लेखा के क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। इसी प्रकार महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते तथा सेवा दशाओं आदि कानून के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। पद पर कार्य करते हुए इसके वेतन तथा सेवा दशाओं में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एक बार इस पद पर नियुक्त होने के पश्चात अन्य समस्त राजकीय सेवाओं के लिए इस पदाधिकारी को अयोग्य माना गया है। इस प्रकार महालेखा परीक्षक मुख्य रूप से संसद के लिए वित्तीय सलाहकार के रूप में स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करता है। महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियां। कानून द्वारा निर्धारित नीति से महालेखा परीक्षक सरकार के समस्त कार्यालयों, जिनमें न्यायालय, चुनाव आयोग भी सम्मिलित है, के लेखाओं का परीक्षण करता है। महालेखा परीक्षक और उसके अधिकारियों को सरकारी कार्यालयों के समस्त दस्तावेजों की जांच करने का अधिकार है। महालेखा परीक्षक अपने समस्त कार्यों का एक प्रतिवेदन तैयार करके राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के समक्ष रखता है। इस प्रकार महालेखा परीक्षक वित्तीय क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका के कार्यों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण रखता है। प्रशासन की विशेषताओं के संदर्भ में अन्य एक ये विशेषता भी है कि नेपाल की लोक सेवाओं में तटस्थता व अनामता का विशिष्ट गुण होता है। ब्रिटेन और भारत की भांति लोक सेवाओं को नेपाल में बहुत ही सीमित राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन्हें केवल मतदान में हिस्सा लेने की अनुमति है, लेकिन वे
किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं बन सकते। कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में हो, लोक सेवकों से अपेक्षा की जाती है वे पूर्णतया तटस्थ रहेंगे और तटस्थ रहते हुए सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं आदि को कुशलतापूर्वक संपन्न करेंगे। लोक सेवकों की तटस्थता का यह लाभ रहता है कि राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासन में अविश्वास जन्म नहीं लेता। आम जनता को यह विश्वास रहता है कि राजनीतिक व्यवस्था बदलने पर भी तटस्थ लोक सेवक संपूर्ण देश के प्रशासन को कुशलता से चलाएंगे। इसी प्रकार लोक सेवाओं की अर्थात प्रशासन में एक अन्य विशेषता यह भी है कि लोक सेवाओं की प्रतिष्ठा और इन्हें जीवन वृत्ति के रूप में अपनाया जाना। भारत, ब्रिटेन, फ्रांस की भांति नेपाल में भी लोक सेवकों को आदर की दृष्टि से देखा जाता है। समाज में इनका समुचित उच्च स्थान है। इन्हें लोग सम्मान देते हैं। हर नौजवान इन्हें अपनी जीवन वृत्ति की भांति अपनाना चाहता है। भारत का प्रभाव तो इस मामले में है ही, साथ ही राजनीतिक अस्थिरता के दौर ने समाज की दृष्टि से लोक प्रशासन का सम्मान और भी बढ़ा दिया है। नेपाल में भी लोक सेवा सुविधा संपन्न वर्ग है। एक बार लोक सेवा में प्रवेश करने के पश्चात कोई भी व्यक्ति प्राय अवकाश प्राप्ति तक सेवा में बना रहना चाहता है। इस प्रकार लोक सेवा को जीवन वृत्ति के रूप में नेपाल के नागरिकों ने स्वीकारा है और प्रशासन में भी लोक सेवा को जीवन वृत्ति के रूप में अपनाते हैं। नेक्स्ट है लोक सेवाओं में अभिजात वर्ग का प्रभुत्व। नेपाल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था से ही मध्य और उच्च लोक सेवा में नेपाल में अभिजात वर्ग से ही प्रतिनिधित्व चला रहा है। बहुत पहले से यह मान्यता प्रचलित रही कि उच्च पदों पर केवल ब्राह्मण और क्षत्रियों को ही नियुक्त किया जाए। समाज के उच्च वर्ग में शिक्षा का स्तर अच्छा रहा। जब से लोक सेवा आयोग द्वारा लोक सेवाओं में भर्ती योग्यता के आधार पर की जाने लगी है, तब भी यही साधन संपन्न वर्ग प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिक सफलता अर्जित कर पाता है। इसलिए अब भी अभिजात वर्ग का प्रभुत्व लोक सेवाओं में बरकरार है। उच्च लोक सेवाओं के लिए आयोजित परीक्षाओं में वे ही प्रत्याशी सफल हो पाते हैं जो संपन्न हैं और शहर में रहकर उच्च स्तरीय स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। इसके कारण नेपाल में लोक सेवा में समाज के ऐसे लोगों का आधिपत्य है जो आर्थिक सामाजिक रूप से उच्च या उच्च मध्यम वर्ग से आते हैं और शहरी हैं। इस प्रकार नेपाल की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताओं में बहुत कुछ भारत और ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था के लक्षण दिखलाई पड़ते हैं। इस प्रकार नेपाल के लिए कि प्रशासन की समस्याओं के संदर्भ में भी यही कहा जाता है कि नेपाल की समस्याएं भारत जैसी है। भारत और नेपाल दोनों देशों की सरकारों में भाई भतीजावाद है। जब भी वहाँ विकास की गति या अन्य कार्यक्रम संपन्न होते हैं, उनका लाभ एक वर्ग विशेष तक ही सीमित रहता है। बहुत समय से नेपाल एक बाल्टी है जिसमें बहुत सारे छेद हैं। इस बाल्टी में भारत, अमेरिका, चीन, जापान आदि से आर्थिक सहायता आती है जिसे वहाँ का सत्ताधारी वर्ग हजम करता रहता है।
पहले राज परिवार ने विदेशी सहायता का खूब लाभ उठाया। विगत 1-1.5 दशक के दौरान माओवादी और नेपाली कांग्रेस ने इसे हजम किया है। अतः यह एक प्रश्न चिन्ह है कि लोकतंत्रात्मक और लोक कल्याणकारी स्वरूप होने के पश्चात भी अभी भी नेपाल की प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार और परिवर्तन की आवश्यकता है।